हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4-5 टॉपिक से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, निम्न के आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों पासों पर एक ही अंक आए, और दूसरा इसी में ऑप्शन है, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो उसमें कितने नंबर्स आते हैं, उनकी कंडीशंस कुछ होती हैं। वो कंडीशन हम लोग बना लेते हैं। पहले जब दो पासे एक साथ उछाले जाते हैं तो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, और जब दो पासे उछाले गए तो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, तो उनका स्क्वायर जो होता है उतनी कंडीशंस बनने वाली हैं। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 कंडीशंस आपके पास में बनने वाली हैं। तो पहले हम लोग उन कंडीशंस को बना लेते हैं। इसका सॉल्यूशन, दो पासों को एक साथ उछाला गया है तो हो सकता है पहले पासे पर एक आया हो और दूसरे पासे पर एक ही आया हो। दूसरा, पहले पासे पर एक आया हो और दूसरे पासे पर 2 आया हो। 1, 3, 1 और 4, 1 और 5, 1 और 6। हो सकता है पहले पासे पर 2 आया हो और दूसरे पासे पर 1 आया हो। 2 और 2 आया हो। 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 7 पासे पर होता ही नहीं है। पहले पासे पर 3 आया हो, दूसरे पासे पर 1 आया हो। 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3 और 5, 3 और 6। हो सकता है कि पहले पासे पर 4 आया हो, दूसरे पासे पर 1 आया हो। 4 और 2, 4 आया हो पहले पासे पर और 3 आया हो दूसरे पासे पर। 4 पहले पासा पे और 4 दूसरे पासे पर भी आया हो। 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ये टोटल कंडीशंस आपके पास में जो बन के आई हैं वो 36 कंडीशन बनी हैं। 36 कंडीशंस बन गए। अब आपके पास सवाल है, दोनों पासों पर एक ही अंक आए। तो दोनों पासों पर जब एक ही अंक आए तो ऐसी आपके पास कितनी कंडीशंस हैं? दोनों पासों पर सेम एक कंडीशन हो गई, 2, 2 दूसरी कंडीशन हो गई, 3, 3 तीसरी कंडीशन, 4, 4 चौथी, 5, 5 पाँचवीं और 6, 6 कंडीशंस। दोनों पासों पर एक ही अंक होने वाली संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या
ऐसी कितनी संख्याएं हैं कि दोनों पासों पर एक ही संख्या हो? 1 2 3 4 5 और 6। उसके अलावा आपके पास में कोई ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों पासों पर एक जैसी संख्याएं आ रही हैं। तो ऐसी संख्याओं की कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 और 6। और कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल कंडीशन कितनी है? 36। तो दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर एक ही अंक आने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभावना कितने की है? 6 की। कुल है 36। 6 कन्नम 6, 6 छह का 36। तो इस तरह से आपके पास आंसर आपको मिलता है 1/6। 1/6। इसी का जो दूसरा सवाल है, दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक। तो दोनों पासों पर जब भिन्न भिन्न अंक होंगे तब आपके पास में कितनी कंडीशंस हैं? सेकंड पार्ट इसी का, दोनों पासों पर भिन्न अंक दोनों पासों पर भिन्न अंक होने की संख्याएं बराबर कितनी संख्याएं ऐसी हैं? ऐसी कितनी संख्या आपके पास में कितनी कंडीशंस मिल रही हैं जिनमें दोनों पासों पर अलग अलग अंक आ रहा है? तो कुल मिलाकर के 36 कंडीशंस हैं, जिनमें 6 कंडीशन ऐसी हैं जिनमें दोनों पासों पर सेम अंक मिल रहा है। उसके अलावा आपके पास में 6 कंडीशन 36 से निकाल दीजिए तो बचता है 30। और 30 ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें दोनों पासों पर अलग अलग अंक आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए दोनों पासों पर भिन्न भिन्न अंक होने की प्रायिकता बराबर 30/36। क्यों? संभावना कितने की है? 30 ऐसी संख्याएं आने की संभावना है। और कुल संख्याएं कितनी हैं? 36। 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 5/6। ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली, यहाँ पर संख्या होना चाहिए था, नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। तो आप इसमें जो 2 अंकों वाली संख्याएं होती हैं उसमें कौन कौन से अंक होते हैं? 2 अंकों की अगर संख्या होगी तो उसमें आपके पास एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं माना
दहाई का अंक, माना दहाई का अंक बराबर x और तब इकाई का अंक क्या हो जाएगा, वो भी आप मान रहे हैं, इकाई का अंक बराबर y। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, तब संख्या क्या होती है, संख्या क्या होती है, संख्या बनाई जाती है जब तो दहाई के अंक को 10 से गुणा करके इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया जाता है। किसी भी 2 अंकों वाली संख्या में यही होता है कि दहाई के अंक को 10 से गुणा करिए और इकाई का अंक उसमें जोड़ दीजिए। तो संख्या क्या होगी, दहाई के अंक को आप 10 से गुणा करिए और इसी में आप इकाई का अंक जोड़ दीजिए, तो जो प्राप्त होगा वह आपका 2 अंकों वाली संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे आपके पास में कोई एक संख्या लिखी है 50, 51, 52, जो भी संख्या आप जान रहे हैं। सपोज दैट आप 78 के बारे में सोच रहे हैं, तो 78 में दहाई का अंक क्या है, 7 है, इकाई का अंक 8 है, तो दहाई का अंक क्या है, 7। अब 7 को आप 10 से गुणा कराइए और इकाई का अंक उसमें जोड़ दीजिए, तो 10 सते 70 और 8 78। ये आपके पास में 2 अंकों की संख्या मिल जाती है। इसी तरह से आपको सवाल को लगाना है। आपने माना है कि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तब संख्या क्या है, दहाई के अंक को आपने 10 से गुणा किया और इकाई का अंक उसमें जोड़ दिए, तब वो आपकी संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी समय इसमें से हम लोग यह भी संख्या बना लेते हैं, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो संख्या ये है हमारी, जब आपके पास जैसे अभी हमने 78 का ऑप्शन रखा था, 78 आपके पास ये संख्या बन के आई है और संख्या के अंक को उलट दिया जाए, तब आपके पास में 8 जो है वो इकाई था, अब दहाई हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, इकाई। अंकों को पलटने से ये संख्या बनती है। तो अंक के जब पलटा गया अंक को, तो जो दहाई था वो इकाई हो गया और जो इकाई था वो दहाई हो गया। तो अंक पलटने से आपकी संख्या क्या बन के आएगी, अंक पलटने से प्राप्त संख्या, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 10y + x। क्यों, क्योंकि तब हमारा जो दहाई था वो इकाई बन गया और जो इकाई था वो दहाई बन गया। जब दहाई y बन जाएगा तो दहाई के अंक को हमने 10 से गुणा किया और इकाई का अंक उसमें जोड़ दिया। ये आपकी अंक को पलटने से संख्या बन गई। अब जो कंडीशन इसमें बनाया है, संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी संख्या के जो अंक हैं इकाई और दहाई, उनको जब जोड़ लिया जाता है तब योग कितना आता है, 9। यानी आपकी जो पहली शर्त है, पहली कंडीशन है, वो इस प्रकार है कि अंकों को जोड़ दिया गया, तो अंक थे x और y, इनको जोड़ा गया तब आया आपके पास में 9। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। दूसरा, सेकंड शर्त क्या है इसकी, सेकंड इसकी शर्त क्या है कि जो संख्या, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई जो संख्या बनेगी वो मूल संख्या, मूल संख्या कौन है, जो आपको पुरानी वाली संख्या आपने बना के रखा है 10x + y, ये आपकी मूल संख्या है। बनने वाली नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो जो नई संख्या बनी है 10y + x, ये 27 अधिक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। ये संख्या आपकी जो 27 अधिक है, तो इसमें से अगर 27 को माइनस कर दिया जाए तब दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएंगी। यही कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे पक्षांतर करा लीजिए, 10x + y और ये 10y इधर आएगा तो माइनस में 10y हो जाएगा और माइनस में ही x हो जाएगा, सामने आपके पास बचेगा माइनस का 27। 10x से 1x निकल गया तो 9x, y से 10y तो माइनस का 9y बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 10y बड़ा है एक सिंगल y से, सामने है माइनस में 27। 9 इधर आप कॉमन ले लीजिए, x - y बराबर माइनस का 27 या x - y बराबर माइनस में 3। 9 से आपने 27 को भाग किया तो 9 त्रिक का 27।
ये आपकी दूसरी समीकरण। समीकरण 1 व 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 आपकी है x प्लस वाई बराबर में 9 और दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर में माइनस का 3। इसको जब आप जोड़ दिए तो y पॉजिटिव y नेगेटिव कैंसिल हो गया, x x मिल करके 2x, 9 प्लस का 3 माइनस का घट जाएगा तो 9 से 3 गया तो कितना बचा 6। इस प्रकार x बराबर 6 बटे में 2, 2 तियाँ 6, x बराबर 3, x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपकी क्या है x प्लस वाई बराबर में 9, तो x का मान रख दिए 3 प्लस में y बराबर में 9, y बराबर 9 माइनस 3, 9 से 3 घटा गया तो बचा कितना 6, y बराबर 6। तब जो संख्या है आपकी, अतः संख्या बराबर, संख्या आपने क्या बनाया था 10x प्लस वाई, यानी 10 गुणे में x और x का वैल्यू है 3 प्लस में y और y का वैल्यू है 6, तो 10 तियाँ 30 प्लस 6, 30 और 6 36, संख्या आपकी कितनी आ गई 36। अब 36 की जो कंडीशन इसने बनाया था, क्या कहा था कि अगर अंकों को उलट दिया जाए, पहली बात तो दोनों अंकों का योग 9 होना चाहिए, 3 और 6 में, जब आप 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 हो जाएगा। संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो ये 36 का जब 6 दहाई हो जाएगा, 3 इकाई हो जाएगा, तब संख्या आपके पास में 63 बनेगी। और जो 63 होता है वह 36 से 27 अधिक होता है। 36 में जब आप 27 को ऐड करेंगे तब आपके पास में 63 आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योग 191 है। इन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। 3 ऐसे क्रमागत धन पूर्णांक हैं कि प्रथम पूर्णांक का वर्ग, दूसरे और तीसरे के गुणनफल, इन सब का योग 191 है। ठीक है, जब देखिए हम लोगों को इस प्रकार के सवाल पूछा जाता है, क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत सम पूर्णांक और क्रमागत विषम पूर्णांक, तो इनमें तीनों में जब हम लोग को मानना होता है तो हम लोग कुछ अलग प्रकार से मानते हैं। जैसे इसमें मानना है तो इसमें आप पहला पूर्णांक x, अगला वाला x प्लस 1, क्यों क्रमागत है, क्रम से संख्याएं मिल रही हैं। क्रम से संख्याएं मिलने का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 में जैसे हम 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तब 7 मिलेगा। ठीक है, ये क्रमागत हो गया। और क्रमागत जब सम संख्या मानी जाती है तो पहली संख्या 2x मानी जाती है। चलते हैं सवाल को लगाने की तरफ। माना प्रथम धन पूर्णांक, माना प्रथम धन पूर्णांक बराबर x, और फिर दूसरा पूर्णांक क्या मानेंगे, दूसरा क्या मानेंगे, प्रथम धन पूर्णांक x, तो द्वितीय धन पूर्णांक x प्लस 1 क्रमागत है इसलिए। तृतीय धन पूर्णांक x प्लस 2, ये आपके धन पूर्णांक हो गए क्रमागत के लिए, क्योंकि आपके पास लिखा है यहाँ पे क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार। ठीक है, फिर शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है,
प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो प्रथम पूर्णांक का वर्ग, प्रथम पूर्णांक आपने x माना था, इसका वर्ग हो गया, ठीक। तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल, तो दूसरा क्या है x + 1 है और तीसरा क्या है x + 2 है। इन दोनों के गुणनफल का योगफल यानी योगफल कितना है 191। 191 इसको आपको सॉल्व करना है। x² प्लस इसको आप गुणा करा दीजिए, x का x से गुणा हुआ तो x² प्लस 2x प्लस x का 1 से हुआ तो x, फिर प्लस 2 का 1 से हुआ तो 2, सामने 191। x² मिल करके 2x² प्लस 2x मिल करके 3x प्लस में 2 माइनस में 191 बराबर में 0। 2x² प्लस 3x, 191 से 2 घट जाएगा तो आपके पास माइनस का 189 बचेगा, सामने इसके 0। अब ये आपके पास जो द्विघात समीकरण बन के आई है, इसको आपको सॉल्व करना है। a और c का मल्टीप्लाई होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, a और c का मल्टीप्लाई होता है। तो a और c का जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 189 का गुणा 2 से होगा, तो 189 का गुणा 2 से करना है, 190 का गुणा 2 से कर लीजिए, 19 दूना 38, 380 और उसमें से 2 कम 378, 2 9 18 के 8 हासिल आया 1, 8 दूनी 16 17 के 7 हासिल 1, 2 1 9 2 और 1 3, 378। अब 378 को आपको 2 ऐसी संख्याओं में बांटना है कि जब उन संख्याओं का आप गुणा करें तो आपको 378 मिल जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में, ये जो निशान है माइनस का यानी घटाना है, उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में आप घटाइए, तब आपके पास रिजल्ट बचे कितना, 3। तो इसका फैक्टर ढूंढने के लिए आपको याद होगा, जब हम लोग 20 और 20 का गुणा करते हैं तो कितना होता है, 400। 20 और 20 का गुणा 400। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 21। अच्छा, 3 आपके पास बचना चाहिए, 3 का जो गैप है वो आप मेंटेन करके चलेंगे। 21 अगर ले लिए, 20 20 400 होता है, 400 से हमें कम ही रहना है, तो 21 और 18 का कर लेते हैं। 21 में से अगर 18 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 18 91, 18 18 का 8 हासिल कितना आया, 1, 18 दूना 36 और 1 37, 378। ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए, 2x² प्लस ये 3x जो मिला है, यानी जो 3 मिला है, ये कैसे मिला है आपको, 21x से आपने 18x को माइनस किया है। तो 21x, चूँकि आपको जो 3x बचना है वो प्लस का बचना है, इसलिए जो संख्या आप जो 2 संख्याएं लेकर आए हैं उसमें से बड़ी संख्या प्लस की रहेगी और छोटी वाली संख्या माइनस की। माइनस में 189, 189 बराबर में 0। इधर 2x² प्लस का 21x है, इसमें आप कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें आप कॉमन कितना ले सकते हैं, इसमें आप कॉमन ले सकते हैं x। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2x प्लस में 21, यहाँ पर माइनस, इसमें 18x और 189 में कितना कॉमन है, आप यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ आपके पास पहले 2 बचना है, यानी कि यहाँ पर कॉमन कितना हो जाएगा, 9, और x कॉमन में नहीं रहेगा क्योंकि इसके पास x नहीं है। 9 कॉमन हो गया माइनस का, तो 9 दूनी 18 यानी 2x माइनस माइनस प्लस, और 9 दूनी 18, 9 91 9, 2x प्लस 21 बराबर में 0। टू एक्स प्लस में 21 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर में 0। जब x माइनस 9 बराबर 0, जब x माइनस 9 बराबर 0, तब x बराबर कितना हो जाएगा, 9, और पुनः
जब 2x प्लस 21 बराबर में 0 तो 2x बराबर -21, x बराबर -21/2। ये एक निगेटिव नंबर है। आपसे कहा गया था धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, तो x बराबर क्या आया 9। तो पहली संख्या आपके पास कितनी आई है 9 आई है। अतः पहली संख्या बराबर 9, दूसरी संख्या 10 और तीसरी संख्या 11। 9, 10 और 11 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसने क्या कहा था प्रथम पूर्णांक का वर्ग, तो पहले पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, फिर प्लस दूसरे और तीसरे का गुणा तो 11 दहम्मा 110 और इनका योगफल 110 में अगर 81 को आप ऐड करेंगे तो 110 में अगर 80 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 190 और एक 91, 191 इन सभी का योग था। आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, आपको एक चित्र दिया गया है। यदि BD लंब है AC पर, BD लंब है AC पर तथा CE लंब है AB पर, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AEC समरूप है। यहाँ पे D लिखा है, यहाँ पे त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज ADB के, AEC जो है वो ADB के समरूप है। ये आपको सिद्ध करना है और आपको दिया गया है, जो दिया गया है उसको आप, चलिए इसको सॉल्व करते पहले। बड़ा ही इजी सवाल है त्रिभुज से। आपको दिया क्या गया है? दिया गया है BD लंब है AC तथा CE लंब है AB पर। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के, समरूप है त्रिभुज ADB के। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। उपपत्ति, त्रिभुज AEC में, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए AEC एक त्रिभुज है AEC तथा एक त्रिभुज है ADB। ठीक, तो AEC में आपके पास एक एंगल जो E है वह कितना है 90 एंगल, यानी कि कोण AEC वो बराबर है इस त्रिभुज में कोण ADB के। क्यों है? क्योंकि AEC में आपको बोला गया था कि EC जो है वो लंब है AB पर, चूंकि EC लंब है AB तथा BD लंब है AC, ये आपको दिया गया था, इसलिए ये दोनों एंगल 90-90 के होंगे और इसलिए ये बराबर बराबर के हैं। दूसरा, AEC जो त्रिभुज है इसमें आपके पास में एक एंगल है कोण A, कोण A, और ये बराबर है ADB में भी एक कोण है कोण A, कोण A बराबर है किसके? कोण A के। ये दोनों क्यों बराबर है? भाई दोनों एक ही हैं, इसका मतलब उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो
समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास दो एंगल्स हम लोगों ने बराबर कर दिए हैं। दो एंगल अगर बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल स्वयं ही बराबर हो जाता है। इस प्रकार एंगल एंगल नियम से त्रिभुज AEC समरूप है त्रिभुज ADB के। ये आपका सवाल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। आपको बहुलक निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुलक वर्ग, इसमें आपको बहुलक वर्ग चाहिए। अब बहुलक वर्ग क्या होता है? बहुलक वर्ग वो होता है जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका बहुलक वर्ग हो जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता आपको देखने को मिल रही है 8 है। चूँकि 3 से 5 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, 3 से 5 वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक वर्ग, इसलिए जो बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग 3 से 5 है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या है? 3 से 5। अब इसमें जो L होता है वो क्या होता है? वो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी L बराबर 3। अच्छा, बहुलक के लिए जो सूत्र होता है वो आप यहाँ लिख लीजिए पहले। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसके गुणे में H होता है। तो इसमें L तो आपको ये पता लग गया। F1 क्या होता है? F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी F1 क्या है? 8 है। F0 क्या होता है? F0 होता है बहुलक वर्ग से जस्ट ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। इसका मतलब F0 क्या हो गया? 7 हो गया। F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे वाले वर्ग की बारंबारता। इसका मतलब F2 हमारा 2 हो गया। L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। H क्या है? H है बहुलक वर्ग का अंतर जो आता है, यानी निम्न उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब 5 से 3 को घटाएंगे तो आपको H बराबर देखने को मिलेगा 2। तो यहाँ पर इस सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। L का वैल्यू कितना है? 3 है, प्लस F1 का वैल्यू 8 है, माइनस में F0 7 बटे में 2F1 यानी 2 गुणे 8 माइनस में F0 7 माइनस में F2 2 और इसके गुणे में H का वैल्यू 2। 3 प्लस 8 से 7 गया तो 1 बचा, नीचे 8 का 2 से गुणा हुआ तो 16, 7 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 और 2 माइनस में 9, इसके गुणे में 2। 3 प्लस 1 बटे 16 से आप 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7, 9 7 16 और इसके गुणे में 2 है। 3 प्लस 2 बटे 7 बटे 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए तो 7 7 त्रिक 21 प्लस में 2, 21 और 2 23 बटे 7, 23 बटे 7 ये आपका क्या आ रहा है? बहुलक। अब इसको आप भाग करा दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, पॉइंट लगाए तो 21, 23 से 21 निकल गया तो बचा आपके पास कितना? 2, 0 बढ़ाए 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 60 हो गया, 7 8 56, 4 40 हो गया, 7 5 35, फिर से 5 बचा तो 50, 7 7 49,
इस तरह से बहुलक आपका जो है 2 अंकों तक आप लिख दीजिए 3.2 और 8, ये आपका बहुलक हो जाएगा। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से सवाल थे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपनी पढ़ाई में लगातार बने रहें। जब तक पेपर ना हो जाए तब तक आपको ये सिलेबस तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। आपको पढ़ते रहना है और पेपर जब आपका हो जाए, आपको पढ़ाई तो अपनी बाद में भी जारी रखनी है, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए।